नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप तमाम लोग देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव की जो आहट दिखाई दे रही थी, या यूं कहा जाए कि देश के बड़े नेताओं के लिए फैसले की घड़ी आने का जो इंतजार किया जा रहा था, लग रहा है कि फैसला लेने की वो घड़ी आ गई है। अब इस देश के नेताओं को फैसला करना होगा कि आने वाले सालों में वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसले की घड़ी अब बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार के लिए भी आ गई है। ये फैसले की घड़ी अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के लिए भी आ गई है। ये घड़ी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आ गई है और ये घड़ी देश के प्रधानमंत्री को, या यूं कहा जाए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पीछे से बैक सपोर्ट देने वाले, ताकत देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के लिए भी आ गई है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा दोस्तों कि नीतीश, नायडू, मोदी और भागवत, इन चारों नेताओं के लिए अब फैसला लेने का वक्त आ गया है और जो ये फैसला लेंगे वो फैसला आने वाले कई दशकों तक इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, एक के बाद एक राजनीतिक घटनाक्रम अब बहुत तेजी से बदलने जा रहा है। उत्तराखंड में आज से ही समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है और बड़े गर्व से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी को लागू किया गया है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन अधिनियम पर विचार विमर्श करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों को मिलाकर बनाई गई जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों के तमाम ऐतराजों को खारिज करते हुए बहुमत के बल पर एनडीए सांसदों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करवा लिया है कुछ बदलावों के साथ। यह बताया जा रहा है कि इसको लेकर जो अहम बदलाव पेश किए गए थे उसमें से 14 बदलाव को जेपीसी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। कुल मिलाकर इसमें 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी, लेकिन उसमें से 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। विपक्षी दलों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि जब से जेपीसी का गठन हुआ था तब से ही विपक्षी दल लगातार जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल की भूमिका पर सवाल उठाते रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत भी की। कई बार जेपीसी की बैठकों में हंगामा मचा। हाल ही में 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित तक कर दिया गया था, लेकिन इन तमाम शिकायतों का, इन तमाम हंगामों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने वही किया जो करने का एक तरह से उनको संकेत दिया गया था, दिशा निर्देश दिया गया था। और अब यह बताया जा रहा है कि संसद के आगामी बजट सत्र में, जी हां, संसद का आगामी बजट सत्र जो 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, उसमें सरकार इस बिल को फिर से लोकसभा में पेश कर सकती है। सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को पास करवा लिया जाए, पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से और फिर इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि ये सरकार का बड़ा एजेंडा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। एक तरफ भाजपा शासित एक राज्य ने यूसीसी लागू करके भविष्य का रास्ता दिखा दिया है भाजपा शासित अन्य राज्यों को, और फिर एक समय आएगा जब केंद्र सरकार भी इसको लेकर आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक, जिस पर देश के मुस्लिम समाज को बड़ा और कड़ा ऐतराज है, वो मुस्लिम समाज जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ा वोट बैंक है, वो मुस्लिम समाज जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को वोट देता है। तो अब इन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, नीतीश और नायडू के लिए, फैसले की घड़ी आ गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। परंपरा के मुताबिक संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेगी और यह तय माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में, यानी 8 से 15 फरवरी के बीच, सरकार कोशिश करेगी कि जेपीसी की इस रिपोर्ट को सदन में पेश कर दिया जाए, ताकि उसके बाद एक बार फिर से बिल पर चर्चा शुरू हो सके और वही दिन
दिन फैसले का दिन होगा नीतीश और नायडू दोनों की पार्टी के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि जब यह बिल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू साहब पिछले साल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश कर रहे थे, तो उस समय नीतीश कुमार के कोटे से केंद्र में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने सदन में खड़े होकर पुरजोर तरीके से इस बिल का समर्थन किया था। उसको लेकर भी कई तरह के कयास लगने लगे थे, या यूं कहूं कि उसी समय से कयास लगने लग गए थे। लेकिन कहा यह भी गया कि वो तो कैबिनेट में मंत्री है, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी, जिसके नेता भी केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने हैं, उन्होंने इस बिल पर उस दिन 8 अगस्त 2024 को बोलने के लिए अपने सांसद जीएम हरीश बाल योगी को खड़ा किया, और बाल योगी ने बिल का समर्थन करने के साथ ही शब्दों की एक बड़ी भूमिका बांधते हुए यह कह दिया कि इस बिल को कमेटी में भेजा जाना चाहिए, और उसके बाद सरकार को मजबूरी में इस बिल को जेपीसी की बैठक में भेजना पड़ा। यह वाकया 8 अगस्त 2024 का है। उसके बाद जेपीसी की बैठकें कैसे हुई, क्या क्या कुछ हुआ, वो तमाम आप लोग जानते हैं, मैंने भी उसका थोड़ा सा जिक्र कर दिया। लेकिन अब फरवरी का महीना, फरवरी का दूसरा सप्ताह जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और उस दिन नीतीश कुमार और नायडू को सही मायनों में यह फैसला करना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होने के कारण क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को भी लागू करने के लिए मजबूर है, या अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जिस तरह से जिन मुद्दों के सहारे, जिन विवादित मुद्दों को दरकिनार कर एनडीए गठबंधन का गठन किया गया था, उसमें थोड़ी बहुत भी, क्या कहूं उसको, वो शब्द इस्तेमाल करना यहां ठीक नहीं लगता, इसलिए डैश डैश करके आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन नीतीश नायडू को फैसला तो करना होगा। अब ये फैसले की घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के लिए भी आ गई है। क्यों आ गई है? ये बिल सरकार का एजेंडा जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या प्राथमिकताएं हैं, तो पहली प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है अपनी सरकार को बचाए रखना, यानी किसी भी तरह से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ बनाए रखना, किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे, पशुपति पारस जैसे सहयोगियों को अपने साथ बनाए रखना। और इसलिए यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए, नीतीश कुमार के 122 के फॉर्मूले पर विचार विमर्श करने के लिए, बातचीत करने के लिए 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर जा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार से एक महत्वपूर्ण बातचीत उनकी हो सकती है। लेकिन इस एजेंडे के साथ एक दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा है। सहयोगी दलों की बात तो छोड़ दीजिए, सहयोगी दलों की तरफ से मान मनोबल का दौर तो लगातार जारी है और आगे भी रहेगा। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रणनीतिकारों के माध्यम से लगातार चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, चिराग पासवान हो, इन तमाम नेताओं को साधने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा आज की तारीख में है भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा बनाए रखना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, नरेंद्र मोदी के एजेंडे में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा बनाए रखना। यह उसी तरह से बनाए रखना कि जिस तरह से गुजरात से जब वो दिल्ली आने वाले थे, तो सबसे पहले उन्होंने अमित शाह को दिल्ली भेजा। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अमित शाह को प्रभारी महासचिव बनाया गया उत्तर प्रदेश का, यानी राजनाथ सिंह की टीम में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका, और बतौर राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 80 में से 73 सीटें एनडीए गठबंधन को जिताकर यह साबित कर दिया था कि नरेंद्र मोदी ने उनको क्यों उत्तर प्रदेश भेजा था, नरेंद्र मोदी ने क्यों उनको दिल्ली की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में भेजा था। उसके बाद जब अमित शाह की जरूरत केंद्र की राजनीति में पड़ी, यानी मंत्रिमंडल में जरूरत पड़ी, तो केंद्रीय गृह मंत्री बनाया। लेकिन फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया? अपने मंत्रिमंडल में शामिल जेपी नड्डा को, जो तमाम लोग ये मानते हैं कि वो रबर स्टैंप की तरह काम करते रहे। लेकिन अब फैसले की घड़ी आ गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अड़ा हुआ है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार तारीख पर तारीख देती जा रही है, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब आखिरी अल्टीमेटम आ गया है। अब जो बहाना बनाया गया था कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर फैसला कर लेंगे। तो दिल्ली में जो मतदान की तारीख है वो 5 फरवरी है, और जो नतीजा आना है वो 8 फरवरी को आना है।
फिर वही दूसरा सप्ताह 8 से 15 फरवरी, यानी ये माना जा रहा है कि 8 से 15 फरवरी के बीच अब नरेंद्र मोदी को यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो मोहन भागवत की मर्जी वाला होगा, क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मोहर वाला होगा, या गुजराती लॉबी के प्रभाव वाला होगा। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए फैसले की घड़ी फरवरी का महीना बनने जा रहा है, खासतौर से फरवरी का दूसरा महीना। अब मैं अपनी स्टोरी के सबसे अहम किरदार पर आता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत। वो मोहन भागवत जो सरकार की नींव बने हुए हैं, जिनके समर्थन के बल पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। और दावा तो यहां तक किया जाता है आरएसएस की तरफ से कि अगर आरएसएस नाराज हो गया तो सत्ता छिन जाती है, सीटें घट जाती है। 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, 303 से नरेंद्र मोदी को 240 पर पहुंचा दिया। तो अब मोहन भागवत के लिए यह सबसे बड़ा समय है जब वो 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया बने थे। आडवाणी जैसे नेता को उन्होंने घर बैठने पर मजबूर कर दिया था। और जानने वाले ये जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो हैसियत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी हैसियत, उससे कई गुना ज्यादा प्रभाव उस जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी का भारतीय जनता पार्टी पर हुआ करता था। लेकिन मोहन भागवत नए नए आरएसएस के मुखिया बने थे, आडवाणी को घर बिठा दिया। अब मोहन भागवत की विदाई की बेला आ गई है। 2025 का यह वर्ष यह माना जा रहा है कि मोहन भागवत अब विदा हो जाएंगे, लेकिन अब उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। उनके सर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आरएसएस का इकबाल बचा कर जा पाते हैं या नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का प्रभाव बचा पाते हैं या नहीं। बल्कि आरएसएस के एक बड़े नेता के शब्दों में कहूं, जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा था कि मोहन भागवत पर जिम्मेदारी है कि आरएसएस का सम्मान, आरएसएस की गरिमा को बचा पाते हैं या आरएसएस के सम्मान और आरएसएस की गरिमा को गुजराती लॉबी के आगे रख देते हैं। जो शब्द उन्होंने यूज किए थे, उस शब्द को फिर मैं यहां पर सेंसर कर देता हूं, काट देता हूं, क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल करना यहां पर उचित नहीं होगा। लेकिन फैसले की घड़ी तो है, क्योंकि एक बार फिर से अगर गुजराती लॉबी ने ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया, तो फिर जेपी नड्डा के उस बयान को याद कीजिएगा। लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने दिया था कि आज भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है और अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड मैं भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता का बयान आपको याद दिला देता हूं। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बीट रिपोर्टरों के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि अब बीजेपी को संघ से आने वाले, यानी संघ से डेपुटेशन पर आने वाले अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो होगा ये कि बीजेपी डेपुटेशन पे आरएसएस का सर संघ चालक भेजेगा। तो ये मोहन भागवत के लिए बड़ा दिन है, फैसले लेने का दिन है। फैसले की घड़ी आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में वो अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बिठा पाते हैं या नहीं बिठा पाते, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय दिल्ली के केशव कुंज और नागपुर के मुख्यालय को वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने रख देते हैं कि ले जाओ आरएसएस की पगड़ी, ले जाओ आरएसएस की कुर्सी, ले जाओ आरएसएस के स्वयंसेवक कार्यकर्ता। जैसे खेलना है खेलो, जैसे इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करो, चुनाव में इस्तेमाल करो, चुनाव के बाद घर बिठा दो, फिर चुनाव आ जाए तो फिर इस्तेमाल कर लो, फिर याद कर लो, फिर घर बिठा लो। ये फैसला अब मोहन भागवत को करना है। तो ये तमाम किरदार मैंने आपको बता दिए कि फरवरी का महीना, खास तौर से फरवरी का जो दूसरा सप्ताह है, वो इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं और नेताओं के लिए फैसला लेने का दिन आ गया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर हिम्मत दिखा पाते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सत्ता गिर जाएगी, बिखर जाएगी और एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत होगी इस देश में। लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी अपनी ही पार्टी बिखरती हुई नजर आ जाए। यहां यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी में यह चर्चा भी छिड़ने लग गई है कि गौरव से नीतीश कुमार जो कहा करते थे कि मैंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, अब उनके बेटे की राजनीति में एंट्री की बातें कही जा रही है। तो नीतीश कुमार का बहुत कुछ तो दांव पर लग चुका है, बहुत कुछ तो छिन चुका है, सुशासन की पदवी छिन चुकी है, लेकिन अब राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत भी इस पर दांव पर लगी हुई है। चंद्रबाबू नायडू का जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूं। हालांकि उनके हाथ में बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो करीबी मित्र हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति धन्ना सेठ गौतम अडानी,
और कहते हैं ना कि जादूगर की जान तोते में छुपी हुई है। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए भी फैसले की घड़ी आ गई है, नरेंद्र मोदी के लिए भी फैसले की घड़ी आ गई है कि लगातार इस देश की सत्ता पर राज करने के बाद क्या नरेंद्र मोदी फिर से षड्यंत्रों के उसी जाल में फंसने को तैयार है, या वो फैसला कर लेंगे कि बहुत हो गया, मुझे एक सम्मानजनक विदाई दे दो, अब मैं बैठना चाहता हूं, किसी और को पार्टी की कमान दो, किसी और को सरकार की कमान दो। और चौथा और अहम किरदार मोहन भागवत, जिनकी रणनीति, जिनका फैसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ सरकार का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ इस देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन, जिसका कागजों पर कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कानूनी रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम और आप इस उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते कि आरएसएस है, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, और आरएसएस के स्वयंसेवकों का भारतीय जनता पार्टी यानी इस देश की सत्तारूढ़ राजनीति में दखल है। तो अब यह साबित करना होगा मोहन भागवत के अपने प्रभाव को। तो ये तमाम किरदार, ये तमाम राजनीति के और देश के अहम किरदार, जिनके लिए फैसले की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि फरवरी का महीना अब आने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।